हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोगों की तैयारी अच्छी चली होगी। ठीक है, तो आज हम आप लोगों के साथ 60 साइंस से क्वेश्चन आप लोग से डिस्कस करने वाले हैं। आइए, जो भी लिया एनसीईआरटी पैटर्न पे लिया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन लिया हुआ वो बीपीएससी जो भी टीचर का एग्जाम होने वाला है उसको देखते हुए हम यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और आप लोग अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आप लोग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, और आप लोग बताइएगा कमेंट्स में कि आप 60 में खुद से करके कितने लाते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए, आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है। आपसे पूछा है यहाँ पर कौन ऑक्सीकरण यानी किसमें ऑक्सीकरण नहीं है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ अवक्षेपण, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रिसिपिटेशन बोलते हैं। अवक्षेपण क्या होता है? एक ऐसा विक्रिया होता है जिसमें एक इनसॉल्युबल मतलब जो जल में नहीं घुलने वाला एक सबस्टांस बनता है ना। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि ऑक्सीकरण कौन नहीं, तो राइट आंसर आपका ये हो, यानी अवक्षेपण जो आपका क्या है, ऑक्सीकरण नहीं। तो ऑक्सीकरण क्या होता है? तो याद रखिएगा, जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन क्या होता है, हटता है। मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना, जैसे हमने लिखा सोडियम और यहाँ पर क्या ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का ऐड होना क्या होता है, यहाँ पर आपका होता है ऑक्सीकरण, और हाइड्रोजन का हटना क्या होता है, आपका ऑक्सीकरण होता है। ये ऑक्सीकरण का डेफिनेशन हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए राइट आंसर आपको ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए भोजन का पचना, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होता है, श्वसन में भी ऐड होता है, और किसी दहन का मतलब किसी चीज़ को आप जलाते हैं, जैसे कार्बन को अगर हम जलाएंगे है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो ये तीनों आपको क्या ऑक्सीकरण का एग्जाम्पल है, याद रखिए। लेकिन अवक्षेपण जो ऑक्सीकरण का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कहता है नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी विक्रिया के द्वारा होता है? तो याद है इसका राइट आंसर आपका बी हो जाए, उदासीनीकरण विक्रिया के द्वारा होता है। अब यहाँ पर देखिए विस्थापन क्या होता है, तो विस्थापन को जैसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसमें होता क्या है कि जो अधिक अभिक्रियाशील धातु जो होता है अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को क्या करता है, उसको सोल्यूशन से हटाता है। जैसे हमने लिया यहाँ पर सोडियम लिया, सोडियम को अगर हम जिंक सल्फेट, यहाँ देखिए जिंक सल्फेट लिया, तो जैसे रिएक्शन करे जिंक को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर दे, क्योंकि जिंक से ज़्यादा ये रिएक्टिव है, इसलिए क्या करे, जिंक को हटाते। ये जो रिएक्शन होगा आपका डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन अभिक्रिया होगा। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, दो तत्व मिलकर एक सिंगल कंपाउंड बना तो उसको संयोजन बोलते हैं। अवक्षेपण हमने पहला क्वेश्चन में बता दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कहता है कि संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है। संक्षारण यानी क्रोजन होता है। क्रोजन का मतलब होता है कि कोई भी धातु क्या पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, यानी नष्ट हो जाता है। जैसे एक वर्ड आता है रस्ट, रस्ट स्पेशली किसके लिए, ये आयरन के लिए यूज़ किया जाता है ना। तो रस्ट भी एक तरह क्या संक्षारण। तो पूछा कि संक्षारण में किस प्रकार की अभिक्रिया होता है। तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाए, यानी उपचयन। याद रखिए उपचयन जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, याद रखिएगा ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडेशन के द्वारा क्या होता है, कोई भी मेटल क्या होता है पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। जैसे अगर हम बोले लोहा में जंग लगता है तो किसके कारण होता है, तो ऑक्सीडेशन के कारण होता है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम बात करें एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम भी क्या होता है, जो शाइनिंग होता है धीरे धीरे क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। तो ये भी क्या होता है, मॉइस्ट एयर यानी हवा में जो नमी होता है उस नमी के रिएक्ट करने के बाद एल्युमिनियम पे क्या होता है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाता है, इससे इसके एल्युमिनियम की चमक क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। उसी तरह से अगर हम बात करें Ag जो होता है, Ag जो सिल्वर होता है ये तो जल्दी रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन हवा में अगर सल्फ़र होगा तो ये सल्फ़र के फॉर्म एक कंपाउंड होता है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड से क्या करेगा, ये सिल्वर रिएक्ट करने के बाद सिल्वर के चारों तरफ क्या हो जाए, काले काले हो जाते हैं। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। तो इस तरह से क्या होता है, जो भी हमने बताया सब संक्षारण का उदाहरण बताए। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 4 कहता है किस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण के अनुपात का बढ़ना कर। देखिए ऑक्सीकरण हमने बताया, ऑक्सीजन में ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीकरण क्या होता है, यानी ऑक्सीजन के अनुपात में बढ़ना क्या होता है, तो उपचयन कहलाता है। यहाँ पर ऑक्सीजन लिखा हुआ है ना, तो ऑक्सीजन के अनुपात में बढ़ना क्या होता है, उपचयन, यानी इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। याद रखिएगा ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का बढ़ना और हाइड्रोजन का घटना, ये होता है ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन होता है, याद रखिएगा। चलिए बाकी यहाँ पर देखिए उष्मा शोषी लिखा, उष्मा शोषी में क्या होता है, इसमें हीट दिया जाता है। जैसे हमने बोला कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना, तो इसको हम हीट करेंगे तभी क्या होगा, टूटेगा। तो ये होगा आपका उष्मा शोषी, मतलब इसको हीट दिया जा रहा है। ठीक है, अब विस्थापन हमने थोड़ा देर पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्न में कौन सी अभिक्रिया
अभिक्रियाओं के युग हमेशा साथ साथ होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। उदासीनीकरण और विस्थापन जो विक्रिया होता है ये साथ साथ होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये अब अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या लिखा हो यहाँ पर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH होता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है HCl होता है। ठीक है ना। तो अभिक्रिया करने के बाद बनता है सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। रिएक्शन करने के बाद क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। तो बताना है कि ये कौन सी अभिक्रिया होता है। सिंपल सा आप याद रखिएगा कि क्षार जो होता है, या बेस बोल सकते हैं, बेस प्लस एसिड, बेस प्लस एसिड जो है रिएक्शन करने के बाद क्या बनता है, सॉल्ट तो बनता ही बनता है। ठीक है, प्लस क्या होता है, कहीं हाइड्रोजन है कहीं वाटर बनता है, याद रखिएगा। ये चेंज होता है। तो यहाँ पर ये अभिक्रिया जो होता है बेस और एसिड का, ये हमेशा उदासीनीकरण होता है, जिसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 7। बस दोस्त आप लोग लास्ट तक बने रहेगा, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 30 हमने लिया हो केमिस्ट्री से, या 30 लिया हमने फिजिक्स से क्वेश्चन लिया हो। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहेगा, हर क्वेश्चन एनसीईआरटी पैटर्न पे लिया हुआ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 कहता है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ, देखिए किसी अभिक्रिया में जो भाग लेता है, जो पार्टिसिपेट करता है, उसको क्या बोलते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पर Zn लिखा, यहाँ पर ऑक्सीजन लिया। ठीक है ना, तो क्या बनेगा आपका, जिंक ऑक्साइड बनेगा। या हमने यहाँ पर सोडियम ले लिया, उसके बाद ऑक्सीजन में इसको हम बर्न करेंगे, तो क्या बनेगा, सोडियम का ऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि रासायनिक क्रिया में जो भाग लेता है उसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक। जो रासायनिक क्रिया में भाग ले उसे अभिकारक बोलते हैं, या रेक्टेंट बोलते हैं, इंग्लिश में इसको रेक्टेंट बोलते हैं। और जो इधर बन जाता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, और हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिफल। तो आपसे पूछा क्या कि भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाएगा, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कहता है, क्वेश्चन में यहाँ पे 8 कहता है कि श्वसन किस प्रकार के, देखिए श्वसन द्वारा हम लोग क्या होता है, जब श्वसन लेते सांस लेते हैं, जो खाना को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, तो उससे एनर्जी मिलता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका उष्माक्षेपी, याद रखिए उष्माक्षेपी। उष्माक्षेपी में क्या होता है, हीट यानी एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है, प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड। उसके बाद दुर्लभ क्षाल मतलब वीक बेस की बात कर रहा है। तो जब ये दोनों यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस जब रिएक्शन करता है, तो जो बनता है तो उसका पीएच मान क्या होगा, तो याद रखिए वो होता है एसिडिक। देखिए जो स्ट्रॉन्ग होगा उसी का वैल्यू होगा। तो एसिड स्ट्रॉन्ग है तो जो बनेगा वो एसिडिक नेचर का होगा। क्या होगा, एसिडिक नेचर। तो एसिडिक नेचर का पीएच मान क्या होता है, तो 7 से कम होता है ना, 7 से कम होता है। याद रखिएगा हमने क्या बोला, प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, और उसके बाद वीक। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जो स्ट्रॉन्ग है इसी का पलड़ा क्या रहेगा, भारी रहेगा। तो रिएक्शन करने के बाद जो बना वो एसिडिक नेचर बनेगा, क्योंकि आपके यहाँ पर दे रखा अम्ल क्या है, स्ट्रॉन्ग है ना। तो राइट आंसर आपका क्या होता है, एसिडिक क्या होता है, जिसका पीएच मान 7 से कम होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 कहता है, क्षारक को जल में घुलने पर क्या मुक्त होते हैं। क्षारक को जल में घुलने पर क्या मुक्त होता है, इसका राइट आंसर आपका प्यारा सा हो जाएगा हाइड्रोक्साइड। याद रखिए हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड आयन, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा आपका प्यारा सा क्वेश्चन यहाँ पर, देखिए कहता है दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, तो याद है इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो दूध में क्या होता है, दूध में मिल्क में जो होता है लैक्टोज पाया जाता है। जब वो खट्टा हो जाता है या दही बन जाता है तो वह लैक्टोज जो है ना लैक्टिक में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। याद रखिएगा, तो दही में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, उसी तरह से हम सिट्रिक या साइट्रिक की अगर बात करते तो ये लेमन में पाया जाता है। कहाँ पाया था, लेमन में पाया था। अगर ऑक्जेलिक अम्ल की बात करें तो ये पालक साग जो होता है, पालक साग हो गया, टमाटर हो गया, उसमें पाया जाता है। याद रखिएगा। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 12 कहता है, किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद होता है। देखिए किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद होता है, रहता है, जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। याद रखिए जितने भी अम्ल आप देखिएगा, जितने भी एसिड देखिएगा, उसमें एक चीज़ आपको कॉमन दिखेगा, वो क्या दिखेगा आपका, हाइड्रोजन। क्या दिखेगा आपको कॉमन, तो उसमें हाइड्रोजन आपका कॉमन दिखेगा। जैसे देखिए यहाँ पर HCl,
उसके बाद नाइट्रिक एसिड, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, याद रखिएगा। ये सब प्रबल अम्ल, याद है सब में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है आपका, HCl। तो खैर वो बात की बात है। तो यहाँ पर देखिए आपके सब में क्या हाइड्रोजन आपको दिख रहा है ना, तो याद रखिए जितने भी एसिड होते हैं उसमें हाइड्रोजन होता है, ठीक है। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 13, कहता है वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को क्या करता है, लाल करता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तो याद रहे उसको क्या हम बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। अगर वही होता आपका कि लाल को नीला करता है तो वो क्षार हो जाता है, उसको बोलते हैं बेस बोलते हैं, ठीक है। और उसका टेस्ट कैसा होता है, तो बीटर होता है, नहीं कड़वा होता है, ठीक है। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 14, कहता है जल में घुलनशील भस्म क्या होता है। आपसे पूछा कि जल में जो घुलनशील भस्म होता है वो क्या होता है, तो उसको क्षार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको क्षार बोलते हैं, याद रखिएगा। यानी सभी क्षार को भस्म कह सकते, याद है सभी क्षार को भस्म कह सकते, लेकिन सभी भस्म को क्षार नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ भस्म ऐसे होते हैं जो अविलय होते हैं, जो जल में घुलता नहीं है। तो याद रखिएगा सभी क्षार को भस्म कह सकते हैं, लेकिन सभी भस्म को क्षार नहीं कह सकते हैं। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा आपका प्यारा सा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15, कहता है निम्न में कौन प्रबल अम्लीय। देखिए प्रबल अम्लीय का मतलब पूछा जा रहा है आपसे कि इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड याद रखिए जिसका पीएच मान जितना ही कम होगा वह उतना ही स्ट्रॉन्ग, यानी उतना ही वह प्रबल अम्ल होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे कम यहाँ आपको 0 तो दिख रहा है ना। तो 0 इसका मतलब ये हुआ कि जो अम्ल होगा उसका पीएच, जिसका पीएच मान यहाँ पे 0 होगा वह सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी होगा। अब देखिए यहाँ पर पीएच मान 7 दे रखा है, इसका मतलब क्या हो, न्यूट्रल हो गया, यानी उदासीन की बात कर रहा है। और जिसका पीएच मान अगर 14 होता है वह सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर 3 दे रहा है, इसका मतलब ये भी क्या आपका अम्लीय, क्योंकि 7 से कम है। चलिए ये रहा आपका अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16, कहता है लिटमस रंग बैगनी रंग का होता है। सही बात है। जो निकाला जाता है इसको कहाँ से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो प्यारा सा क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर आप याद रखिए इसको लाइकेन से प्राप्त किया था। याद रखिए इसको लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। और हम लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं क्या, चेक करने में कि एसिड है या बेस, इसको इंडिकेटर के रूप में हम लोग लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17, कहता है बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, विरंजन चूर्ण। याद रखिए विरंजन चूर्ण होता है, इसका फार्मूला होता है CaOCl का, ये ऐसे लिखे या कहीं ऐसे मिलेगा, लिखे COCl2 ये मिलेगा आपको। तो ये हो गया आपका विरंजन चूर्ण का आपका फार्मूला हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 18। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 कहता है हल्दी लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक मतलब इंडिकेटर, किस तरह का इंडिकेटर है। आर्टिफिशियल है मतलब प्राकृतिक है, या आपका बनावटी है। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर क्या होगा, हल्दी या लिटमस, ये तो बनावटी नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, यह नेचुरल इंडिकेटर है। याद रखिए नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगर 19 कहता है कि अपच मतलब पच नहीं रहा कोई चीज़, ठीक है ना, पेट में। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन औषधि का उपयोग होता है। तो याद है इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा एंटासिड। याद रखिए एंटासिड का हम लोग उपयोग, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, मिल्क ऑफ जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग यूज़ करते हैं एंटासिड के रूप में, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 20 कहता है निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं, क्वेश्चन रिपीट हो गया तो यहाँ पर पूछा है कौन ऑक्सीकरण नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाए, और क्षेपण जो आपका ऑक्सीकरण नहीं है। बाकी दहन, भोजन का पचना और श्वसन, ये तीनों के आपका ऑक्सीकरण, क्योंकि तीनों में ऑक्सीजन क्या होता है, ऐड होता है, ठीक है। तीनों में ऑक्सीजन क्या होता है, ऐड होता है, और ऑक्सीजन का ऐड होना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 21 कहता है प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया। देखिए प्राकृतिक गैस का दहन, अब दहन की बात आ गया है ना, तो किस तरह का यह अभिक्रिया यहाँ पर देखा जाए तो इससे हमको देखिए प्राकृतिक गैस को दहन से हमको क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है ना। इसका मतलब क्या होगा, उष्मा छेपी होगा। राइट आंसर आपका क्या होगा, सी हो जाएगा। याद रखिएगा उष्मा छेपी, यानी प्राकृतिक गैस से हमने बोला मेथन को अगर हम
जलाएंगे तो इससे हमको क्या मिलेगा, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ हमको क्या मिलेगा, हीट एनर्जी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, उष्मा छेपी हो जाएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, उष्मा छेपी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 22। कहता है कि कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, इस परत का रंग कैसा होता है। इस परत का आपका रंग पूछा जा रहा है कैसा होता है, तो याद इसका राइट आंसर आपका ए हो यानी काला होता है, याद रखिएगा काला होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 23। कहता है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, कंपोस्ट जो बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, किस अभिक्रिया का ये उदाहरण, तो याद रखिए उष्मा छेपी का, याद रखिए उष्मा छेपी अभिक्रिया का ये उदाहरण है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान। अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, याद रखिएगा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो जाहिर सी बात इसका पीएच मान सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। याद रखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो पीएच मान जो होता है वह 14 होता है, याद रखिएगा 14 होता है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25। कहता है किसी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका 7 हो जाएगा। जिसका पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होता है, जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वह अम्लीय होता है, और जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है वह क्षारीय होता है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26। कहता है दांत का मसूरा किस पदार्थ का बना होता है जो क्या होता है, कठोर होता है। तो याद रखिए कैल्शियम फॉस्फेट, याद रखिए कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, यानी 26 का राइट आंसर आपका बी हो जाए। याद रखिए कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। ठीक है, चलिए रहा क्वेश्चन आपका इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली में कौन सा एसिड आप पाया जाता है ये बताना। तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, याद है टार्ट्रिक एसिड इमली में पाया जाता है। मेथनोइक अम्ल किस में पाया जाता है, जो हड्डा ये सब काटता है ना, हड्डा हो गया, मधुमक्खी हो गया, उसमें पाया जाता है। इसका फार्मूला होता है HCO3, इसको बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, फॉर्मिक अम्ल भी इसको बोला जाता है, याद रखिएगा फॉर्मिक एसिड भी इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए और लैक्टिक अम्ल तो दूध में बताया ही दिया था, दूध यानी खट्टे दूध बोल सकते हैं, और दही में। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, टोमेटो में पाया जाता है, और पालक साग में पाया जाता है। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 28। कहता है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, तो याद रखिए इसको बोलते हैं रेडॉक्स। देखिए ऑक्सीडेशन रेडॉक्स कोई अलग चीज़ नहीं, इसी से बना। देखिए ऑक्सीडेशन का स्पेलिंग ये होता है और रिडक्शन का स्पेलिंग ये होता है। ठीक है ना, तो रेडॉक्स कैसे बना, देखिए ये रेड ले लिया, इसका रेड ले लिया, इसका ऑक्स ले लिया, रेडॉक्स बन गया ना। तो ये दोनों को मिलाकर आपका बनता है रेडॉक्स अभिक्रिया। याद रखिए तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29। कहता है दानेदार जस्ते पर, जस्ता की बात कर रहे Zn पर तनु सल्फ्यूरिक, तनु का मतलब क्या होता है, इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होता है और एसिड की मात्रा कम होता है। ठीक है, तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन से गैस निकलते थे, देख लीजिए यहाँ पर कौन सा गैस, ये तो हो जाएगा जिंक सल्फेट बन जाएगा, तो क्या आउट होगा आपको, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा आपका बाहर रिलीज होगा। तो राइट आंसर पर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, 29 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 30। कहता है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन यानी ग्लूकोज तैयार करते हैं। यह कौन से विक्रिया की होती है, याद इसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, या यहाँ पर नहीं दे रखा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। देखिए प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ये बनाता है। ठीक है, चलिए तो इस तरह से हमने केमिस्ट्री का 30 क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ। अब स्टार्ट हो रहा है आपका फिजिक्स 30 यहाँ से। ठीक है, चलिए ये रहा आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 31 से और लास्ट तक बने रहेगा, एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा। ठीक है, बस आप लोग किसी तरह से मेहनत करके अपना एक सीट कंफर्म करना। ठीक है, और डेली आप लोग के लिए 60 क्वेश्चन लाएंगे, 30 आपका फिजिक्स का और 30 आपका केमिस्ट्री का। ठीक है, चलिए
तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि वास्तविक वस्तु, देखिए अब वस्तु ने लिखकर वास्तविक लगा दिया, बात एक ही वस्तु समझिए। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो अब देखिए आभासी प्रतिबिंब लिखा हुआ, तो बस देखना है किस किस के द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण भी के द्वारा आभासी प्रतिबिंब सिर्फ बनता है, समतल दर्पण में सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनता है, और अवतल दर्पण में क्या वास्तविक और आभासी दोनों बनता है। तो ये तो क्लियर नहीं किया, तो यहाँ पर राइट आंसर पर क्या हो जाएगा, डी हो जाए। तीनों के तीनों में क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 32, कहता है वास्तविक वस्तु हमेशा सीधा, देखिए यहाँ सीधा लिख दिया, सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण। देखिए सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण क्या होगा, तो सीधा प्रतिबिंब क्या समतल दर्पण द्वारा भी सीधा बनता है, उत्तल दर्पण द्वारा भी सीधा प्रतिबिंब बनता है, और अवतल दर्पण द्वारा भी सीधा प्रतिबिंब बनता है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये सब सीधा बनने वाले क्या, तीनों का तीनों क्या होगा, काल्पनिक होगा, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। तो जब सीधा की बात कर रहा है तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पर राइट आंसर आपका ए होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, क्योंकि सीधा प्रतिबिंब की बात करते, तो सीधा प्रतिबिंब का मतलब सब क्या होगा, काल्पनिक होगा ना। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये आपका 33 कहता है यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति बता। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब, देखिए वास्तविक जैसे आएगा समझिए कि उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। तो सीधा उल्टा तो होगा नहीं, और सीधा होगा तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 33 का ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 34, कहता है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अब देखिए कौन सा इसमें जो वस्तु से छोटा, वस्तु अगर ये है जिससे छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। तो अब छोटा प्रतिबिंब, तो यहाँ पर ये क्लियर नहीं कि उल्टा बनता है कि सीधा बनता है, ये क्लियर ही नहीं किया हुआ है ना, सिर्फ छोटा की बात हो रहा है। तो छोटा की बात देखिए तो उत्तल दर्पण के द्वारा हमेशा छोटा प्रतिबिंब ही बनता है। समतल दर्पण द्वारा क्या होता है, ये छोटा प्रतिबिंब नहीं बनाता है, जितना साइज उतने साइज की ये बनाता है, ठीक है। तो सी तो नहीं होगा। अवतल दर्पण द्वारा देखा है तो इसमें छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है, तो ये क्लियर नहीं, सिर्फ छोटा की बात है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों नहीं, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। याद रखिएगा डी होगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो फ्रेंड चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 35, कहता है प्रकाश के परावर्तन का नियम बताएं। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा हूँ। प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। जैसे ये हो गया है ना, ये अभिलंब बोलते हैं, ये हो गया आपतन कोण, आई हो गया आपका परावर्तन, दोनों एंगल क्या होते हैं आपका, बराबर होते हैं, ठीक है। तो याद है यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 36, कहता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा। आप देखिए समतल दर्पण साफ साफ लिख दिया, ठीक है। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक बनता है, और साथ में सीधा बनता है, और वस्तु के साइज के बराबर बनता है, ये भी याद रखिएगा। तो देखिए कहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, आभासी और उल्टा ये नहीं होगा, वास्तविक और सीधा ये भी नहीं होगा, सीधा और आभासी राइट आंसर आपका हो जाए, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 37, कहता है आँख में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा, जो प्रकाश एंट्री करता है आई में, ठीक है, किससे एंट्री करता है, अभी याद है कॉर्निया से एंट्री करता है, याद रखिए कॉर्निया से एंट्री करता है। हाँ तो एंट्री करता है तो मात्रा को यानी प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो याद रखिए परितारिका के द्वारा, इसको बोलते हैं आइरिस। आइरिस के द्वारा क्या होता है, प्रकाश की मात्रा को क्या होता है, कंट्रोलिंग किया जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 38, कहता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, चपटा। कैसा दिखता है, चपटा दिखता है। क्यों, तो याद रखिए वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, याद रखिए वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऐसा होता है, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39, कहता है यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर, सीधा हो और आकार में वस्तु के बराबर, तो दर्पण कैसा हो, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो याद है कि समतल दर्पण द्वारा आपका सीधा
और वस्तु के आकार में, वस्तु के साइज के बराबर बनता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 40। कहता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पूछा है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? तो सीधा होता है, थोड़ा देर पहले भी डिस्कस किया हूँ। उसके बाद काल्पनिक होता है और वस्तु के साइज के बराबर होता है। तो वास्तविक नहीं होगा, उल्टा नहीं होता। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 कहता है निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया? तो सिंपल सी बात, यहाँ पर मिट्टी नहीं किया जाएगा, है ना। जल, प्लास्टिक, कांच हो सकता है, ठीक है, लेकिन मिट्टी नहीं होगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 40। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42 कहता है उत्तल लेंस की क्षमता होती है। आपसे उत्तल लेंस की क्षमता पूछा जा रहा है। तो देखिए उत्तल लेंस की क्षमता हो तो पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगर अवतल पूछता है तो उसका क्षमता क्या होता है? निगेटिव में आता है। और लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, जिसको डी से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, चलिए लीजिए अगला क्वेश्चन यही आ गया। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक आपसे पूछा है तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो, यानी डायोप्टर हो जाएगा। याद रखिए डायोप्टर यानी पी इक्वल टू क्या होता है? 1/f होता है। याद रखिए 1/f होता है। ठीक है ना, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44 कहता है पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई पड़ देती है। ठीक है ना, तो इसका रीजन बताना है क्यों गहराई दिखाई देती है। तो इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है? पानी से भरी बाल्टी जो है वह कम गहराई दिखाई देती है। ठीक है, चलिए अभी उसी तरह का क्वेश्चन, इसका भी आंसर वैसा ही होगा। पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती, इसका कारण बताना। तो इसका भी राइट आंसर पर क्या हो जाएगा? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। याद देखिए राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए रहा क्वेश्चन आपका 46। कहता है दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। दर्पण की जो चौड़ाई होता है उसको क्या कहा जाता है? तो या उसको द्वारक कहा जाता है। क्या कहता है? उसको द्वारक कहा जाता है। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 47। सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। सोलर कुकर में किस तरह का दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर आपका याद रखिएगा अवतल दर्पण का उपयोग जो है सोलर कुकर में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है क्योंकि लाइट जो आती है पैरेलल, वह क्या होता है? एक फोकस पे केंद्रित होता है। एक फोकस पे क्या होता है? केंद्रित होता है ना, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर टकराने के बाद क्या होगा? इसे आपका पास करेगा यहाँ से, तो एक फोकस पे क्या होता है? केंद्रित होता है। इसीलिए सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 48 कहता है रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। तो क्या प्रयोग करते हैं? तो यहाँ भी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। याद रखिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 49। हीरा का अपवर्तनांक बताना है कि हीरा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा बोले तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी 2.42 हीरा का क्या होता है? अपवर्तनांक होता है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, सबसे ज़्यादा होता है। याद रखिएगा। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50 कहता है मोटर गाड़ी के चालक के सामने, देखिए मोटर गाड़ी के चालक के सामने बताना है लगा होता है। तो क्या लगा होता है? इसका राइट आंसर आपका बताना है। तो याद रखिए मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो लगा होता है वो उत्तल दर्पण होता है, पीछे की तरफ देखने के लिए। ठीक है ना, यहाँ पर अवतल दिखाई दे तो अवतल दर्पण लगाएगा तो पूरा फिगर साफ साफ दिखेगा नहीं, वो बड़ा दिखेगा। लेकिन उत्तल दर्पण लगाने की वजह नहीं कि वो छोटा दिखेगा, पूरा कंप्लीट दिखेगा कि हाँ पीछे का गाड़ी कितने डिस्टेंस पे। ठीक है, इसलिए मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या होता है? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, या इसको साइड मिरर भी बोला था। याद है कि साइड मिरर में भी अगर पूछेगा कि साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है तो वहाँ भी आप बोलिएगा उत्तल दर्पण। लेकिन अगर बोलेगा हेडलाइट, अगर हेडलाइट पूछेगा तो वहाँ पर अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, या टॉर्च अगर पूछेगा कि टॉर्च में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ भी हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। या सैलून में भी क्या होता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। लीजिए टॉर्च वाला आ गया। टॉर्च के किस प्रकार का प्रकाश पुंज की प्रकृति होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए बी हो जाएगा, यानी संतृप्त प्रकाश पुंज होता है। याद है संतृप्त प्रकाश पुंज मतलब एक जैसे पैरेलल जाएगा ना तो उसके बाद रिफ्लेक्ट बाय क्या होता है? केंद्रित होता है ना। तो इसीलिए यहाँ पर संतृप्त क्या हो जाएगा? प्रकाश पुंज राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए
ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 52। कहता है समान नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब। देखिए सबसे पहले बात ये याद रखिए, पहला क्वेश्चन तो आपको यही बनता है कि आंख में किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनता है, तो रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है, तो रेटिना बनता है। अगर रेटिना, इसको हम यहाँ पर रेटिना मान रहे हैं, लाइट यहाँ से एंट्री करेगा तो किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। ये पहला याद रखना। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि समान नेत्र की रेटिना पर जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो कैसा बनता है, तो वास्तविक बनता है। अब जैसी वास्तविक की बात आ गया तो उसका इमेज क्या बनेगा, फिर उल्टा बनेगा। तो वास्तविक का और उल्टा, तो देखिए ऑप्शन कौन सा हो रहा है यहाँ पे, सी पे जा रहा। किस पे जा रहा है यहाँ पर, सी पे, यानी वास्तविक और उल्टा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 53। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है तो किसके द्वारा होता है, तो याद इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सिलियरी पेशियों के द्वारा। अब समायोजन का मतलब क्या होता है, समायोजन का मतलब ये होता है कि वस्तु नज़दीक हो या दूर हो। हमने क्या बोला, वस्तु नज़दीक हो या दूर हो, सबका इमेज कहाँ बनेगा, रेटिना पर ही बनता है। याद रखिए, देखिए आप चाहे नज़दीक को देखते हैं या दूर को देखते हैं, सबका इमेज कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। अगर आगे पीछे बन रहा है, मान लें कि इमेज रेटिना पर न बनकर आगे बन गया, तो समझिए कि आँख में कौन सा दोष हो गया, आपका मायोपिया हो गया। अगर मान लिया रेटिना के पीछे बना, इसका मतलब क्या हो गया कि आपको हाइपरमेट्रोपिया बीमारी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 54 कहता है किसी नेत्र का निकट बिंदु यानी स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी आपसे पूछा, तो यहाँ पर राइट आंसर पर क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर, यानी मिनिमम 25 सेंटीमीटर। इससे अगर आप नज़दीक कोई ऑब्जेक्ट को रखिए गया या बुक उक रखिएगा तो आपको दिखाई नहीं देगा, यानी ब्लर टाइप का आपको दिखेगा। ठीक है, तो मिनिमम आपका दे रखा निकट बिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर से अधिकतम कहाँ तक देख सकते हैं, तो इन्फिनिटी तक देख सकते हैं, यानी 25 से इन्फिनिटी तक की वस्तु को आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 55। कहता है आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। आँख की जो पुतली है वह किस प्रकार कार्य करती है, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, परिवर्ती द्वारक की भांति, यानी परिवर्ती द्वारक की तरह क्या करता है, यह कार्य करता है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 56। कहता है सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु आपसे पूछा। उससे पहले अभी क्या था, निकट बिंदु पूछा जो 25 सेंटीमीटर। अब दूर बिंदु पूछा था, दूर बिंदु क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो, यानी अनंत पर, यानी 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी के बीच तक को साफ साफ देख सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में यहाँ पर 57 कहता है सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक बनता है, सीधा बनता है, उल्टा बनता है, क्या बनता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो आपको माइंड में आता होगा कि जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो फिर उल्टा होना चाहिए, सीधा क्यों दिखता है। ठीक है, तो आप इसका रीज़न कमेंट्स में बताइए कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, इसका रीज़न आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि ऐसा क्यों होता है, वास्तविक होता है लेकिन वो सीधा क्यों दिखता है। ठीक है, जिस तरह से आँख में क्या होता है, किसी भी इमेज हमने बोला कि वास्तविक होता है, उल्टा बनता है, लेकिन फिर भी हम किसी चीज़ को देखते हैं तो वह सीधा दिखता है। ठीक है, तो इसका भी आप कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 58। कहता है कौन रंग जिसके खतरे के सिग्नल का उपयोग होता है, यानी कौन सा रंग ऐसा है जिसका उपयोग जैसे खतरे के सिग्नल में किया जाता है। तो सिंपल सा आंसर होगा, पहले से आप लोग को पता ही होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, लाल रंग। अब ऐसा क्यों इसका किया जाता है, क्योंकि इसका वेव लेंथ क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। जितने भी कलर होते हैं सबसे ज़्यादा इसका वेव लेंथ होता है। और सबसे इसका खासियत क्या है कि इसका स्कैटरिंग नहीं होता है। स्कैटरिंग का मतलब होता है इसका लाइट बिखरता नहीं है, मतलब बाउंस नहीं करता, सीधा ये आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है। ठीक है ना, ठीक है, तो याद रखिएगा। और साइज का स्पीड भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका उपयोग जो है खतरे के रूप में, यानी खतरे के सिग्नल के रूप में इसका रेड लाइट यूज़ किया जाता है। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 59 कहता है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा जो है किसका मात्रक है, तो याद है राइट आंसर आपका बी हो जाए, ऊर्जा का मात्रक है। किलोवाट घंटा जो है ये ऊर्जा का मात्रक है। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू क्या होता है, 1 यूनिट होता है। क्या होता है, 1 यूनिट। अगर सिर्फ हम बोलूँ किलोवाट, अगर सिर्फ किलोवाट बोलूँ, वाट यानी आवर को हटा दूँ, तब ये किसका मात्रक बन जाएगा, ये हो जाएगा पावर का। ये किसका मात्रक हो जाएगा, अब ये पावर का मात्रक हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट आज का क्वेश्चन में यहाँ पे 60 कहता है विद्युत बल्ब का फिलामेंट, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है इसमें से किस चीज़ का बना होता है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, टंगस्टन धातु का बना होता है। टंगस्टन धातु का
बना होता है। बस प्यारा सा आप लोग से क्वेश्चन यहाँ से पूछ दे रहा हूँ, टंगस्टन जो धातु होता है इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल क्या होता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोग के साथ 60 MCQ डिस्कस किया हूँ, जिसमें 30 केमिस्ट्री और 30 आप लोग के साथ फिजिक्स का डिस्कस किया हूँ, टोटल आपका 60। ठीक है, तो आप लोग कमेंट से बताइए कैसा वीडियो लगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त। और जो फ्रेंड इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।